जब अंधकार गहरा हो और उम्मीद का कोई सहारा ना लगे, तब विक्टर फ्रैंकल ने जीवन की खोज में मजबूती और अर्थ की तलाश में दिखाया। उसकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग एक कहानी है जिसमें विजय, हिम्मत और मुक्ति की शक्ति का आभास होता है। तो आइए शुरू करते हैं विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग से, जिसका मतलब है जीवन के अर्थ समझने की कोशिश करता है इंसान। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, और इसका जवाब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है और ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, तो पक्के से ये समरी सुनने के बाद से ना आपको पता चलेगा कि आपसे भी ज्यादा कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलें झेली है। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसी प्रॉब्लम से गुजरने के बावजूद भी कभी उन्होंने हार नहीं मानी। तो हार मानने और नहीं मानने के बीच में सिर्फ एक वर्ड है, एक शब्द है, जो है पर्पस। जी हाँ, उन्होंने अपनी लाइफ को एक पर्पस दिया था, ऐसा पर्पस जिसका वजह से उनके साथ क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या बुरा हो रहा है, इवन उनके साथ क्या बुरा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, इसका उन्हें फर्क नहीं पड़ा। और ऐसे लोगों में शामिल है इस बुक के ऑथर विक्टर फ्रैंकल, जिन्हें एक ऐसी जेल में बंद कर दिया गया था जहां पर हर रोज बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि इनकी जिंदगी में एक वाई था, यानी कि एक पर्पस था। तो आइए इसी पर्पस के साथ इस कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि शायद यहाँ पर आपको भी आपकी लाइफ का कोई पर्पस जरूर मिल जाए। ये कहानी एक आम से कैदी की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में है। इसमें उन भयानक बातों का कोई खास जिक्र तो नहीं है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। इस बारे में बहुत सी किताबें छप चुकी है, कई कहानियां लिखी जा चुकी है इस विषय पर। हमारी कहानी उस आम आदमी के बारे में है जो अपना सब कुछ खो चुका था, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। और ये उस स्ट्रगल की कहानी है जो खुद की पहचान बनाए रखने की कोशिश में है, बावजूद उन तमाम जुल्मों सितम के जो उस कंसंट्रेशन कैंप में किए गए थे। उन बेनाम कैदियों की कहानी जो सिर्फ एक नंबर से ज्यादा और कुछ नहीं थे। उनकी पहचान और इज्जत छीनकर उन्हें सुअर के नाम से पुकारा जाता था। नहीं, हम कोई हीरो या शहीद नहीं थे, हम सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा बराबर थे, जिन्हें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी के टुकड़ों के साथ साथ इंसान बने रहने की जद्दोजहद भी करनी पड़ती थी। ये माना जाता है कि साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए डिटैचमेंट यानी सख्त दिल होना पड़ता है। हाँ, शायद इसलिए कंसंट्रेशन कैंप के कैदी की दर्द भरी दास्तान कोई भी बाहरी इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। ये वो ही समझ पाएंगे जिन्हें उस दुनिया को करीब से देखा हो। मैं इस किताब को गुमनाम तरीके से छपवाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरे कैदी नंबर के अलावा मेरे बारे में कुछ भी जाने, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे हिम्मत करके आगे आकर अपनी पहचान बतानी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ये किताब पढ़े। मैंने कैंप में साइकाइट्रिस्ट के तौर पर काम नहीं किया था। अपनी आजादी से कुछ ही हफ्तों पहले तक मैं एक बीमार कैदी था। 3 साल मैंने उस जेल में बिताए थे। मैं ज्यादातर रेलवे लाइंस पर काम करता था। मेरा काम था ट्रैक्स खोदना और मैं हमेशा लेइंग और खुदाई का काम करता था। एक दिन मैंने एक टनल अकेले ही खोद लिया। ये 1944 की बात है। उस साल क्रिसमस पर मुझे प्रीमियम कूपन्स मिले। मेरे पास पूरे 12 कूपन्स थे। इसके बदले में 12 सिगरेट्स या 12 सूप्स ले जा सकता था। हमें कंस्ट्रक्शन फिल्म्स में गुलामों की तरह बेचा गया था, जिसके बदले में कंसंट्रेशन कैंप को फिल्म की तरफ से हर कैदी के हिसाब से पैसे मिलते थे। और इस तरह मैं भी कैदी नंबर 119 से और 104 के बन के रह। कैंप में एडमिशन। कैंप में रहते हुए मैंने कैदियों के साइकोलॉजिकल रिएक्शन के 3 फेजेस को बारीकी से देखा और समझा। पहला फेज होता था कैंप में एडमिशन, दूसरा रूटीन और तीसरा लाइबरेशन। जब भी कोई कैदी कैंप में लाया जाता तो वहां के हालात देखकर गहरे सदमे में चला जाता था। हमने कई दिनों तक ट्रेन से सफर किया। कैदियों को ठूस ठूस कर कैरेज में भाड़ा गया था। केवल ऊपरी हिस्से में सांस बाहर लेने की कुछ जगह बची हुई थी। हर कोच में 80 के करीब कैदी थे। हमें लगा कि हमें पोलैंड में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है।
मगर हम डर से कांप उठे जब हमारी ट्रेन ऑस्ट्रिच पर आके रुकी। ऑस्ट्रिच का मतलब था कब्रिस्तान और गैस चैम्बर्स। फिर जब जल्द ही हमें वॉच टावर्स, कांटेदार तारों वाली ऊंची ऊंची दीवारें और कैदियों की लंबी लाइनें दिखाई दे गया। हमारे कैरेज के दरवाजे खुले। धारीदार यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ कैदी अंदर दाखिल हुए, जिनके सिर मुंडे हुए थे और सेहत भी ठीक लग रही थी। उन लोगों के पीछे पीछे हम एक सीधे शेड में पहुंचे। जो खास कैदी हमें अपने साथ ले गया, इन्हें कैपोस कहा जाता था। ये लोग कैंप में गार्ड की हैसियत से रहते थे। आम कैदियों की तरह इन्हें भूखा प्यासा नहीं रखा जाता था। इनमें से कई तो ऐसे भी थे जो यहाँ रहकर पहले की जिंदगी से ज्यादा खुश थे। ये सारे कैंपोस असली गार्ड से ज्यादा जल्लाद होते थे। हर शेड में 200 कैदियों को रखा गया था। हमारी ट्रेन में कुल 1500 मुसाफिर थे जो यहाँ लाए गए थे। हम सब यहाँ सही सलामत रहने की दुआ कर रहे थे। हमें अपना सामान ट्रेन में छोड़ने का हुक्म मिला था। फिर हमने लाइन में खड़ा किया गया। आदमी और औरतों की अलग अलग लाइनें बनाई गई। एक ऑफिसर ने हम सबको जांच किया। वो हमको लेफ्ट या राइट में जाने का इशारा कर रहा था। हम में से ज्यादातर लेफ्ट की तरफ रखे गए। उस एक इशारे ने हमारी जिंदगी का फैसला कर दिया था। मुझे किसी ने कान में बताया कि जो राइट में भेजे गए हैं उनसे काम लिया जाएगा और जो लेफ्ट में हैं वो बीमार और बेकार हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने हर तरह से चुस्त दुरुस्त दिखने की कोशिश की और मेरे सामने खड़े आदमी ने मुझे राइट का इशारा दे दिया। लेफ्ट का मतलब था मौत और हमेशा से 90% लोगों की किस्मत का फैसला यही था। और कुछ ही घंटों बाद उन्हें स्टेशन से क्रीमेटोरियम में ले गया जिन्हें एक इमारत थी जिसके बड़े से दरवाजे में अलग अलग यूरोपियन भाषाओं में बात लिखा हुआ था। हर कैदी को एक छोटा साबुन तो दिया गया मगर शॉवर में पानी नहीं था। उसी शाम मुझे सच्चाई पता चली जब मैं एक दूसरे कैदी से अपने साथी के बारे में पूछताछ की जिससे लेफ्ट में जाने का ऑर्डर मिला था। उस कैदी ने चिमनी की तरह इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त वहां से जन्नत की सैर करेगा। हाँ, मेरा दोस्त सच में जन्नत पहुंच गया था क्योंकि गवर्नमेंट्स ने उसे जिंदा ही जला डाला। उस गैस चैम्बर के अंदर जो लोग कमजोर थे उन्हें कैंप के लिए भोज समझा गया और उनकी किस्मत में मौत लिख दी गई थी। यही नहीं, यही उनका तरीका था और इसलिए वहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। हम में से जो लोग राइट में गए उन्हें गार्ड्स अपने साथ काम पर लेकर गए। हमें क्लींसिंग स्टेशन की तरफ भागने को कहा गया। हम कैंप के चारों तरफ लगी कांटेदार तारों से पास से गुजरने लगे। इन कांटेदार तारों में बिजली की करंट दौड़ता था। गार्ड्स ने हम सबको बारी बारी जांचा। उनकी आंखें हमारी घड़ियों और जेवरों पर थी। फिर हम एक कंबल दिया गया जिसमें थी। कुछ लोगों ने अपने मेडल या शादी की अंगूठी रखी मगर किसी को भी अपने पास कुछ भी रखने की इजाजत नहीं मिली। फिर एक गार्ड ने चिल्लाकर 2 मिनट के अंदर सभी को अपने कपड़े उतारने को बोला, सिर्फ जूते छोड़कर। हम सब वहीं पर लाइन में खड़े खड़े नंगे कर दिए गए। जिन्होंने बेल्ट नहीं उतारी थी गार्ड्स ने उन पर कोड़े बरसाए। हमें एक कमरे में ले जाकर सेव कराया गया। हमारे बदन पर एक बाल तक नहीं छोड़ा गया। हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे थे। उसके बाद फिर से हम सब लाइन में लगे
नहाने के लिए। ये गनीमत थी कि स्प्रेस से सच में पानी आ रहा था, कि कोई गैस नहीं। मेरे बदन में चश्मे के अलावा और कुछ नहीं था, एक बाल तक नहीं। हम खुद पूरे नंगेपन के साथ देख रहे थे। इसके सिवा और चारा भी क्या है हमारे पास? बदन पर एक भी रेशा नहीं, अपनी कोई भी चीज अपने पास नहीं। अपने नंगेपन को छुपाने की खातिर बदन के बदन तक नहीं। हम नंगे गीले यूं ही खड़े थे। अब आगे क्या होगा, यही सोचते हुए। रूटीन और निराशा से भरे दिन। उस रात मैंने दूसरे 8 कैदियों के साथ 8 फीट की एक